चलो शुरू किया जाए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का अब मिक्सिंग क्यों होगा? बात ये आता है कि ऑर्बिटल का मिक्सिंग क्यों होगा। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो उसमें क्या होना है? दो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब सिंपली अगर बोलूं तो एक एटम से हो सकता है मल्टीपल एटम भी अरेंज होंगे। जैसे कि हम लोग देखे हैं, एक सेंट्रल एटम होता है और उससे बहुत सारे एटम आकर के कनेक्ट होते हैं। जैसे कि CCl4 बना, NH3 बना, तो एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हुए। तो यहां पर बॉन्ड जो बन रहा है ना, किसी एक सेंट्रल एटम से मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है मतलब सेंट्रल एटम के मल्टीपल ऑर्बिट क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेंट्रल एटम के मल्टीपल जो ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या? लेट सपोज हम किसी भी सेंट्रल एटम की बात करते हैं, जो भी हम एग्जांपल लेंगे उसमें सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करने वाला है। तो वैलेंस सेल, यहां पर अगला क्वेश्चन ये भी हमारे पास आएगा जिसको हम लोग समझेंगे कि वैलेंस सेल ही क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। देखना, ये मान लेते हैं कि 1s है, ये कितना है? 2s है, और ये है 2p। 2p में कितना होगा? 3 होगा। ठीक, अब देखो, ये अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेट सपोज कि किसी भी एटम है, सेंट्रल एटम, उसको 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। कितने बॉन्ड बनाने की? 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो 4 बॉन्ड अगर वो बनाना चाहता है तो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाने के लिए लेगा। तो उसको 4 एटम आ रहे हैं इससे पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं? 4 अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं। तो आप देखो, ये जो 2s दिख रहा है, इस 2s का कंडीशन अलग रहता है। ये जो 2p दिख रहा है, इनके तीनों ऑर्बिटल का कंडीशन अलग रहता है। कंडीशन कहने का मतलब उनके एनर्जी का लेवल। इनका शेप अलग अलग रहेगा। इसका शेप क्या रहेगा? सर्कुलर। इसका शेप क्या रहेगा? इसका शेप क्या रहेगा? पी का क्या रहता है शेप? डंबल शेप। तो शेप अलग है, एनर्जी का लेवल अलग अलग है। तो अगर मान लो 4 एटम आ रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं CH4 की बात करता हूं, CH4 की, तो CH4 में क्या होगा? एक कार्बन से कनेक्ट होने के लिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? एक कार्बन से कनेक्ट होने के लिए यहां पर 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन को अपने कितने ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा? 4 ऑर्बिटल को। तो वो जो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो ये वाले होंगे 4। तो अब आप सोचो कि चारों हाइड्रोजन तो सेम है ना, तो इन बेचारों के साथ पार्शियलिटी क्यों हो? मतलब हो सकता है कि एक हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जब आएगा तो उसको यहां से पार्टिसिपेट करना पड़ जाए, ये हाइड्रोजन आएगा तो उसको यहां से पार्टिसिपेट करना पड़ जाए, ये वाले को यहां से पार्टिसिपेट करना पड़ जाए, और ये आए तो यहां से पार्टिसिपेट करना पड़ जाए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ का शेप क्या है? यहाँ का शेप है सर्कुलर। यहाँ का शेप क्या है? डंबल शेप। तो ये वाले हाइड्रोजन को कहाँ शेप में जाना पड़ रहा है? डंबल शेप में। ये हाइड्रोजन को कहाँ जाना पड़ रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन को। तो भाई यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि एक होटल है, एक होटल में सेम प्राइस दे करके अगर गेस्ट को अलग अलग साइज का, अलग अलग फैसिलिटी का रूम दिया जाए तो फिर पार्शियलिटी वाली बात आ जाएगी। इसीलिए देखना, होटल में क्या किया जाता है? रूम्स को यूनिफॉर्म बनाया जाता है। वहां बेड सिस्टम भी रहेगा तो सारे बेड और उससे लगे हुए जो भी अलमीरा वगैरह है उसकी फैसिलिटी सेम रखी जाती है, ताकि किसी भी तरह से पार्शियलिटी का यहां पर हम शिकार ना हो। सेम बात होता है यहां पर, सेंट्रल एटम को अगर बॉन्ड बनाना है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, मल्टीपल ऑर्बिट को, ज्यादा ऑर्बिटल को उसको पार्टिसिपेट कराना है, तो सबसे पहला तो वो अपने आने वाले मेहमानों के लिए अच्छे से बंदोबस्त करेगा। उनका ख्याल रखना है उसको कि आपस में आए तो इनमें फिर लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। पता चल रहा है कि तेरा वाला रूम छोटा है, मेरा वाला बड़ा है, तेरे में एनर्जी ज्यादा है, मेरे में कम है, तो इनमें आपस में लड़ाई ना हो। इसीलिए सबसे पहले क्या करता है? सेंट्रल एटम जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, और जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने के लायक रहते हैं सबको पहले तोड़ मरोड़ कर रीअरेंज कर देता है, और सबकी एनर्जी क्या कर देता है? सेम कर देता है, और सबका शेप क्या कर देगा? सेम कर देगा। और इस प्रोसेस से अब जो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, 4 पार्टिसिपेट किए हैं, ये तोड़ मरोड़ के कितने नए बना देगा? 4 नए बना देगा। ये देखो 4 नए बना देगा, ये 4 नए ऑर्बिटल बना देगा। समझ आ रहा है? 4 को उसने तोड़ा, और 4 को तोड़ करके क्या किया उसने? वापस रीअरेंज करके
सेम शेप का, सेम एनर्जी का क्या बना देगा, ये उतना ही जितना पार्टिसिपेट किए हैं उतना ही नया बना देगा। समझ आया। और अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो उन चारों को क्या मिलेगा, सेम एनर्जी वाला, सेम शेप वाला और सेम साइज वाला ऑर्बिटल मिलेगा। आपको लड़ाई झगड़े का माहौल है क्या, नहीं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बढ़िया से वेलकम करने के लिए पहले ये खुद तैयारी करता है। कौन तैयारी करता है, सेंट्रल एटम। तो वो जितने ऑर्बिटल को तैयार करता है उतने सारे ऑर्बिटल को बोला जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, और ये प्रोसेस ही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हुआ क्या, अल्टीमेटली ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है। क्या हुआ, ऑर्बिटल का मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब उनके एनर्जी आपस में मिक्स हो गए, उनके शेप को मिला करके, जैसे कि 5 रूम है मान लो, ये 4 रूम है, चारों रूम का साइज अलग अलग है, सबको तोड़ दिया गया और नाप करके फिर क्या कर दिया गया, 4 अलग से सेम शेप का, सेम साइज का बना दिया गया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत समझने में। ऐसा ये जो शेप क्या होने वाला जस्ट अभी हम लोग समझेंगे। अगर वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर एस और पी बस पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका शेप अलग होगा, एक एस और 2 पी पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका शेप अलग होगा, एक एस और 3 पी पार्टिसिपेट करेंगे उनका शेप अलग होगा। वो हमारा आगे का टॉपिक रहने वाला है। उन्हीं लोगों में आपस में मिला जुला के ही नया बनाया जाएगा, उन्हीं को क्या किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। वो पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा वो। यहां तक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस ये समझो। कैसे हो रहा है उसको तो अभी समझने वाले हैं हम लोग। कोई दिक्कत यहां तक में, चलें आगे। ठीक, तो समझते भी स्लाइड को हम लोग। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पर हम जो इसके रूल्स है, कंडीशन है, प्रॉपर्टीज है, उसको एक एक पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से पॉइंट से कैसा क्वेश्चन बन जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो पहला चीज, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम, सेम बोलो या सिमिलर बोलो, और सिमिलर एनर्जी कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, लगभग सेम रहेगी। एकदम सेम तो नहीं बोल सकते, लगभग सेम रहेगी। जैसे यहां देखो 2s है और 2p है, इनकी एनर्जी क्या है, लगभग सेम है। यहां पर लगभग क्या है, ये 2p है, इनकी एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और 2s और 2p में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, हैविंग सेम सिमिलर एनर्जी कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। इसको आप चाहो तो जो सिमिलर है इसको ऑलमोस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो नया बना है मिक्सिंग होने के बाद, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो कितना बनेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जितना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसको आप एक काम करना, इस साइड पे लिख लेना, हाइब्रिडाइजेशन को इधर यहां पर लिख लेना। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उस एटम का जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना ही एटम नया बनेगा। कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस तरह का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, वो भी हम लोग जस्ट समझने वाले हैं अभी। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहला, लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। कौन पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस सेल के ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस सेल के ही। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस सेल के ही, देखो इसका भी रीजन समझते हैं। जैसे हम लोग इसकी बात किए, ये नोट करने के लिए नहीं है, इसमें पूरा थोड़ा सा मैं रफ टाइप का आप लोगों को समझा रहा हूं। 1s है, 2s है, 2p है, वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस सेल कौन है पहले ये बता दो। इसमें 2 पूरा वैलेंस सेल है, n इक्वल टू 2। वैलेंस ऑर्बिटल कौन होंगे, 2s और 2p। समझ आ रहा है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे, बस इतने ही पार्टिसिपेट करेंगे, 2s और 2p। ये नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, 1s। क्यों नहीं करेगा, देखो यहां पर जो एनर्जी का गैप है, यहां पर जो एनर्जी का गैप है, यहां पर एनर्जी का गैप है, जितना भी होगा इन दोनों में एनर्जी का गैप, थोड़ा वापस लिखता हूं अच्छे से देखो।
यहां 2s और 2p में 2s और 2p में जितना भी एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी गैप, उसको अगर हम कंपेयर करें 1s, इस 1s का सीधा किससे, 2p से, 1s का 2p से, तो बताओ कितना डिफरेंस होगा भाई। ये सीधा सीधा एक नया क्या हो गया, सेल चेंज हो गया। तो यहां तो डिफरेंस जितना होगा उससे कहीं ज्यादा यहां पर होगा, समझ आ रहा है। तो एनर्जी गैप ज्यादा है तो उसे मिक्सिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा तो फिर सही मिक्सिंग नहीं हो पाता है, फिर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्सिंग होगा ही नहीं। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए सही वहां पर सुटेबल प्लेस नहीं अरेंज हो पाएगा। इसीलिए कौन पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पर लार्ज गैप रहेगा, ये वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर क्या रहेगा, लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। यहां पर क्या रहेगा, काफी ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा। 1s से अगर हम 2p में जा रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट तो वैलेंस के साथ कराना है ना, तो अगर हम 1s से सीधा 2p का देखें फर्स्ट और लास्ट का, तो काफी ज्यादा गैप रहेगा। इसीलिए हम प्रीफर ये कराते हैं कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे। ठीक, यहां पर रीजन लिखा गया है, ओनली वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, या पार्टिसिपेट बोल सकते हो, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज इजी ड्यू टू लेस एनर्जी गैप। यहां पर एनर्जी गैप क्या रहेगा, हाँ यहां पर रहेगा लेस एनर्जी गैप, लेस एनर्जी गैप, एनर्जी गैप यहां पर कम रहेगा। और एनर्जी गैप कम है तो फिर उनका आपस में पार्टिसिपेट करके मिक्स होना क्या रहेगा, आसान है। मतलब बोलते हैं ना कि दोस्ती भी किन में होती है, बराबरी वालों में, तो ये वैसे ही वाला है। अब इनका अगर थॉट ही मैच नहीं करेगा, उनका प्रोसेस ही मैच नहीं करेगा, तो फिर तो बात तो बिगड़ गया ना। तो इसीलिए यहां पर मिक्सिंग किस में होगा, जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या बहुत ही कम गैप है। तो ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस सेल्स ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर भी आप चाहो तो उसी को लिख लेना जो मैंने बताया था। जैसे कि अपने को क्या करना है, अगर 1s से लेकर के हम किसका बात करें, 2p का बात करें, और दूसरा हम यहां पर बात करते हैं किसका, 2s और 2p का, तो यहां एनर्जी गैप दिखा देते हैं। यहां क्या रहेगा, लेस एनर्जी गैप, लेस एनर्जी गैप, और यहां पर क्या हो जाएगा, लार्ज, हाँ उल्टा लिख दिया, यहां पर रहेगा लार्ज एनर्जी गैप, और यहां पर क्या रहेगा, लेस एनर्जी गैप। चलें आगे। तो हमने यहां से 3 बातें सीख लिया। पहला कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे, वैलेंस सेल के ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी लगभग सेम रहती है, एनर्जी गैप कम रहता है, तो मिक्सिंग में आसानी होती है। और यहां पर जितने भी नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका सबका एनर्जी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सबका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि मिक्सिंग का पर्पस ही यही है कि हमको सिमिलर ऑर्बिटल ही तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी की बुक आप जरूर एक बार पढ़ना, उनमें जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं उसको 2 तरीके से लिखा गया है, पहला कंडीशन और दूसरा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, तो आप उसको जरूर पढ़ना एक बार। इट इज ऑर्बिटल विच हाइब्रिडाइज नॉट इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑर्बिटल का। हम ऑर्बिटल को तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को तैयार नहीं कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन को अगर बहुत सिंपल तरीके से बोला जाए तो क्या है, इलेक्ट्रॉन के आने के पहले की तैयारी, इलेक्ट्रॉन के आने के पहले कमरों की तैयारी है। ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या है, रूम को तैयार करना ताकि इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से बैठाया जा सके, उनका वेलकम किया जा सके। तो किसको तैयार करना है हमको, ऑर्बिटल को। और ये काम कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हाँ बिल्कुल सेंट्रल एटम करेगा, इसकी तैयारी कौन करेगा, सेंट्रल एटम। हाँ लड़की के पिताजी की जिम्मेदारी होती है इसकी, तो किसका है, सेंट्रल एटम का है। तो सेंट्रल एटम में पूरा सारा काम करने वाला है। इट इज ऑर्बिटल्स विच हाइब्रिडाइज्ड इन नॉट इलेक्ट्रॉन। कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज कर रहे हैं करके, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अब जो उसके पास ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रहे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
या हो सकता है कि कोई ऑर्बिटल, कोई कमरे ऐसे होंगे जहां पर क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। हो सकता है कि कुछ ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे जो वैकेंट रहेंगे। तीन ही तो पॉसिबिलिटी, भी इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन रहे, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक रहे, और तीसरा क्या रहेगा, वैकेंट रहे। यहां तीनों के तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ आया? यहां पर वैकेंट को भी पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, सिंगल वाले को पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, और जिसमें पूरा भरा हुआ है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सबको मिलजुल के आखिरी में बनना क्या है, सेम ही बनना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी पार्टिसिपेट करे, चाहे वैकेंट हो, सिंगल हो, या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसके अंदर में, कोई दिक्कत। हाँ, अभी हो सकता है कि अभी आप पूरा पढ़े बिना सोच रहे होगे, तो ऐसा आ सकता है कि सर ये पूरा भरा वाला तो पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर कहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा दिमाग में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यही तो खास तैयारी करना है यहाँ ना, कि चाहे वो डबल रहे, चाहे सिंगल रहे, चाहे वो वैकेंट रहे, उसको उसके लायक बनाना है। ये बनाने का ही प्रोसेस है ये। अगला अगला पॉइंट क्या बोलता है, एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। देखो, एक्साइटेशन होना, प्रमोशन होना, मतलब एनर्जी का क्या होना, वहां पर एनर्जी का लेवल बढ़ना। ये कहां पर की बात है, ये कोवैलेंसी को ये आगे इंक्रीज करता है। यहां पर एक्साइटेशन वगैरह का यहां पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर एक्साइटेशन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हमको मतलब यहां किस चीज से है, सिर्फ ऑर्बिटल से मतलब है। किससे मतलब है, ऑर्बिटल से। तो एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। इलेक्ट्रॉन जंप करे ना करे, इससे हमको यहां कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इज रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। यहां पर ऑर्बिटल को ही क्या करना है, वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है। रीऑर्गेनाइज का मतलब ये होगा कि जैसे भी हम लोग थोड़ी देर पास पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि जो एस होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर होता है, मतलब आप अगर चैप्टर 2 याद कर पा रहे हो तो वहां पता चलेगा कि वहां इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट रहते हैं, पूरे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। पूरे सर्कुलर में, पूरे सर्कल में हर जगह प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी नोडल नहीं रहता है, कहीं पर नोड नहीं रहता है, याद है कि नहीं। लेकिन जब पी में बात करते हैं तो पी में डंबल शेप होता है। पी में कैसा होता है, डंबल शेप। डंबल शेप होने की वजह से क्या हो जाएगा, तीन तरीके का मिलता है, या तो एक्स में मिलेगा, या तो वाई में मिलेगा, या तो जेड मिलेगा। तो जो पी होता है ना, पी ऑर्बिटल, ये डायरेक्शनल होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हाई रहने वाली है। लेकिन एस में क्या होता है, एस रहता है सर्कुलर। अब ये सर्कुलर में देखा जाए तो आप कहीं भी घूम लो, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पूरे 360 डिग्री में क्या मिलने वाला है आपको, इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है एंगुलर, और ये क्या होता है, डायरेक्शनल। इनको हमको क्या करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। इसको ऐसा बनाना है कि इसकी कुछ लिमिटेशन है जो इसको ये इंप्रूव कर दे, इसकी कुछ लिमिटेशन है जिसको ये इंप्रूव कर दे। मतलब एस और पी आपस में मिलकर के क्या होने वाले हैं, इंप्रूव होने वाले हैं। तो ये रीऑर्गेनाइज होने वाला है, रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है, रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। यही तुम्हारा मेन पर्पस भी है। फिर हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होगा, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो भी ऑर्बिटल नया बनेगा उसका शेप क्या होना चाहिए, सेम। उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम। अब ये दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर यहां पर शेप और एनर्जी तो एस का तो अलग ही रहता है हमेशा, पी का तो अलग ही रहता है, तो कैसे सेम होगा, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप जो पहले पढ़े थे चैप्टर 2 में कि एस का सर्कुलर होता है, पी का क्या होता है, डंबल शेप, डी का डबल डंबल, भाई ये सिंगल सिंगल एटम के अंदर की कहानी की बात है। अभी उसको क्या होना पड़ेगा, कंबाइन होने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए रीऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, तो यहां पर शेप बदलेगा। फिर ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, जब एस और पी मिक्स होंगे, जैसे कि हमने देखा 2s और 2p क्या होने वाले हैं, मिक्स होने वाले हैं। अगर तो एस और पी अगर मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस इंक्रीजेस while p increases its angular nature। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो बस दो लाइन में खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत डीप है। मान लेते हैं कि हम अभी बनाते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में। थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको।
ये हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर। अब सर्कुलर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे सर्कुलर स्पेस में कहीं भी पाया जा सकता है। समझ आ रहा है? तो इसका नेचर कैसा हुआ, ये एस का नेचर कैसा हुआ, एस ऑर्बिटल का नेचर हुआ एंगुलर। क्या होगा, एंगुलर। मतलब जितने भी एंगल में जहां जाओ वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जहां जाओ वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब दूसरा पी का अगर हम बात करें तो पी का नेचर कैसा होता है, देखो पी का जो नेचर होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मीनिंग अभी समझते हैं। डायरेक्शनल का मतलब ये कि अगर हम एस की बात करेंगे, तीन तरीके का होता है, सबको इसी में बना दे रहा हूं, है ना। पहला एक क्या होता है, ये एस एक्स एक्सिस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स। दूसरा कहां पे रहता है, वाई पे रहता है, ये देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। और थर्ड क्या है, पी जेड है, ये देखो थर्ड क्या है, पी जेड। तीन एक्सिस आपस में कितने डिग्री पे अरेंज रहते हैं, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जब हम एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सिस की बात करें तो ये आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 पे है। कहने का मतलब हमको यहां पर 90 डिग्री पे जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। तो ये पी कैसे नेचर का हो गया, पी हो गया डायरेक्शनल नेचर का। कैसा हो जाएगा ये, डायरेक्शनल नेचर का। अब इन दोनों को मिला दिए हम, इन दोनों को हम मिला दिए। मान लो कि हम एक ये वाला एस को मिला दिए पी एक्स के साथ में, तो बताओ ये दोनों जब मिलेंगे तो इसका ऊपर वाला कवर जो है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसको अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें और इस तरह से बढ़ा दें, मैं इन दोनों को बढ़ा दिया, मान लो वाई के साथ मिला दिया इसको, अगर इन दोनों को मैं ओवरलैप कर दिया, अगर इन दोनों को मैं एक साथ मिक्स कर दिया तो देखो इसका पूरा इतना एरिया इसके साथ आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब अब हमें एस और पी दोनों को मिलाने के बाद डायरेक्शनल नेचर भी बढ़ जाएगा और उसका क्या बढ़ जाएगा, पी का जो है डायरेक्शनल नेचर जो है अब वो एंगुलर नेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा एंगल कवर करेगा ये। और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा था तो अभी इसको डायरेक्शनल मिल जाएगा। कहने का मतलब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे तो एस की वजह से क्या बढ़ जाएगा, एंगुलर बढ़ जाएगा, और पी की वजह से क्या बढ़ जाएगा, डायरेक्शनल बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अब हम तो सबको फिर से अलग अलग करने वाले हैं, तो ओवरऑल जब फिर से अलग अलग करेंगे तो पहले इसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा था, एंगुलर कम था, लेकिन जब बंटवारा होगा तो इसका कुछ पार्ट इसको भी तो मिलेगा। तो ए पी का क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर पहले से ज्यादा है, डायरेक्शनल नेचर बढ़ चुका है, अब उसका क्या नेचर बढ़ जाएगा, एंगुलर नेचर बढ़ जाएगा। और इसका क्या था, पहले एंगुलर नेचर ज्यादा था, लेकिन अब इसका एंगुलर नेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम होगा, और इसका डायरेक्शनल नेचर बढ़ जाएगा। अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंटेट कर देगा। समझ आ रहा है? तो जब S और P दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो S का पहले से एंगुलर नेचर ज्यादा था, अब मिक्सिंग की वजह से S का क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल नेचर बढ़ जाएगा। और जो P है उसका डायरेक्शनल नेचर पहले ज्यादा था, अब क्या बढ़ने वाला है, उसका एंगुलर नेचर बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में? ध्यान रखना, एस कैरेक्टर जब बढ़ रहा है इसका मतलब एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। एस कैरेक्टर के बढ़ने का मतलब क्या होता है, एंगल का बढ़ना, और एस के कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल का कम होना। जब हम आगे चल के बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है। एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब एंगुलर नेचर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर एस का नेचर कम होगा मतलब बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। इसको आगे हम लोग डिस्कस एक बार करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना? अच्छा, डायरेक्शनल, कभी डायरेक्शनल को बहुत दिन बाद अगर मान लो कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो आप सिंपली ये समझ लेना कि क्या कभी एस का एस एक्स, एस वाई, एस जेड हम लोग सुने हैं क्या, नहीं होता है। तो ये नहीं होता है इसका मतलब ये डायरेक्शनल नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर पी एक्स, पी वाई और
टी जेड, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, ओनली दोज ऑर्बिटल्स नीड टू हाइब्रिडाइज विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड कीप द लोन पेयर। यहां पर सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा जो क्या कर सकता है, जो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अब सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तभी तो दूसरे के साथ शेयर करके क्या बनाएगा, समझ आ रहा है। दूसरा जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर ऐसा पार्टिसिपेशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और इसी को हम लोग और क्या बोले थे, एन प्लस। तो ये तो अब कोई नया चीज नहीं है, पुराना है। मतलब पूरे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के बाद हम ये पॉइंट समझ आ रहा है, लेकिन हमने इसका यूज पहले ही कर लिया है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, वो बस इतना सा बात है। वो तो क्यों, हम लोग हाइब्रिडेशन जब निकाले थे तो क्या लोन पेयर में एकदम जरूरी था क्या, नहीं। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, कोई एक मतलब तो ऐसा है भाई कि लोन बॉन्ड पेयर तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि बॉन्ड तभी तो बनेगा ना। उसमें और भी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, और में फिर ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ लोन पेयर वाले भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिनके पास क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और क्या रहेगा, लोन पेयर। ये ऑप्शनल है, ये लोन पेयर जो है कंपलसरी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं, फिर बॉन्ड कैसे बनेगा, वो तो प्राइमरी कंडीशन है भाई। जब कोई भी आप जो है एटम के साथ दूसरे एटम को कनेक्ट करोगे तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, शेयर होना। शेयर होने के बाद जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर। शेयर होने के बाद जो बच जाएगा वो लोन पेयर है। लोन पेयर तो खुद के जो सेंट्रल एटम है उसके पास का इलेक्ट्रॉन होता है ना। और जो बॉन्ड बनेगा तभी तो हम लोग बता पाते हैं कि कितना यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का पर्पस ही क्या है, बॉन्ड बनाना। तो बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा ना। इसको कभी भी ऐसा मत समझो कि सिग्मा बॉन्ड प्लस, मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का होना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सेंट्रल एटम ऐसे रहते हैं यहाँ पर लोन पेयर होता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, सब बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और ये वापस मैंने दोबारा लिख दिया है आप लोगों को समझ आ जाए करके, बाकी ये पुराना हम लोग लिख चुके हैं। अगर सिग्मा प्लस जो लोन पेयर है, दोनों दोनों कितना हो गया, 2 हो गया तो sp हो जाएगा, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, 5 हुआ तो sp3d, मतलब एक s का, 3p का और d का, फिर एक पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ 6 में क्या हो जाएगा, sp3d2, और 7 में क्या हो जाएगा, sp3dt। ये जो हम लिखे अभी है, लेकिन पूरा इसका यूज करना सीख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं ना जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्यों करोगे, अब इसको तो सिर्फ समझ के अपने अंदर रखना है। इसको हर एक पॉइंट का आपको सेंस निकलना चाहिए, याद करने वाली चीज ही नहीं है ये। एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि सारे इसके पॉइंट को बताओ, लिख के दे दो करके, नहीं। हर एक पॉइंट से अभी हम लोगों को आगे क्वेश्चन मिल सकता है। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbital। क्यों भाई, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिव है बॉन्ड बनाने में एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई भी सेंट्रल एटम है उसके पास खुद का जो ऑर्बिटल है, जैसे कि s है, p है, तो 2s और 2p, तो वो जो प्योर वाला है ना वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है बॉन्ड बनाने के लिए एज कंपेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेशल ऑर्बिटल जिसको बनाया गया है, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे इक्वल वाले हैं, इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी वाले हैं। तो वहां गेस्ट लोगों को आ करके रोकवाना ज्यादा आसान होगा ना, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उनमें आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन अगर प्योर वाले की बात करें तो वो तो फिर रीऑर्गेनाइज नहीं है, तो रिकंस्ट्रक्टेड नहीं है, वो सबका क्या है, अलग अलग डिफरेंस है उसमें। तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, अगर बुला भी लोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होकर के थोड़ी देर बाद भाग जाएंगे, वो लोग नहीं रुकने वाले हैं, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। उसका ये रीजन सेकंड लाइन में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये एनसीईआरटी का दोनों लाइन था तो मैंने उसको यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। These hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction
टू हैव मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ना, ये अपने आप को एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज करते हैं। मतलब वो ऐसा है कि जहां इलेक्ट्रॉन नया आने वाला है तो उसको खुद से डायरेक्शन दिखा देगा, अरे इधर आ, इधर आ, इधर पे बैठ। दूसरा ऑर्बिटल आएगा, इधर आ, इधर बैठ। मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में वो स्पेसिफाइड होता है। जो सेंट्रल एटम है उसके पास आकर के कहां बैठना है, कहां उसको बॉन्डिंग बनाना है, वो स्पेसिफाइड रहता है। जैसे एस पहले ही कहा था सर्कुलर था, कहीं भी आ जाओ हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन जब वो हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो अपने आप को क्या कर लिया, डायरेक्शनल कर लिया। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टेड होता है, मतलब डायरेक्शनल होता है। ये जो ऑर्बिटल है थोड़ा सा सामने वाले को गाइडेंस अच्छे से मिल पाता है कि कैसे बॉन्ड बनाने के लिए कहां पर आना है। ठीक है, तो प्रीफर्ड इन इन सम प्रीफर्ड डायरेक्शन, कुछ प्रीफर्ड डायरेक्शन पे ही वो अपने आप को अरेंज करते हैं, और ऐसे डायरेक्शन में प्रीफर करते हैं जहां पर रिपल्सन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। मतलब आने के बाद लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। तो ये हो जाएगा जहां रिपल्सन मिनिमम हो, इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिए रहते हैं। बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि हमने देखा है बॉन्ड बनने के बाद ये समस्या क्या होती है कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को रिपल्सन करता है, एक बॉन्ड दूसरे लोन पेयर को रिपल्सन मारता है, लोन पेयर लोन पेयर को रिपल्सन करता है। तो अगर नॉर्मली हम लोग बिना ठीक ठाक व्यवस्था किए बुला लेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंटरनल जो मैटर है वो थोड़ा सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले से ही ठीक ठाक व्यवस्था बना दिया गया है कि ठीक है भाई, इतने में ये बॉन्ड बनाना, इतने दूर में ये बॉन्ड बनाना, और लोन पेयर तुम दोनों यहां यहां बैठे रहना। तो ये पहले से उन लोगों को पोजीशन सेट कर दिया जाता है ताकि कोई लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। हैव मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दस अ स्टेबल अरेंजमेंट, और इसीलिए क्या पॉसिबल हो पाता है, स्टेबल अरेंजमेंट हो पाता है। देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद फिर वो जिस तरह से अरेंज होंगे, उसके बाद जिस तरह से अरेंज होंगे स्पेस में, वही उसका क्या बता देगा, ज्योमेट्री बता देगा। ठीक है, ये एक तरीके से और कुछ नहीं है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है मैनेजमेंट है। ये क्या है, मैनेजमेंट है। जैसे कि आप लोग असेंबली में सबके सब आते हो, अगर मान लो पहले से डायरेक्शन फिक्स ना रहे कि इस क्लास के बच्चों को यहाँ खड़े कराना है, इस क्लास के बच्चों को यहाँ खड़े होना है, या आप सभी को ये 5-6 लाइन में खड़े होना है, अगर ये पता नहीं रहेगा तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग क्या करेंगे, इधर उधर टहलते रहेंगे। हाँ, कुछ दिक्कत है क्या, इधर उधर टहलते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर कोई किसी की बात नहीं मानेंगे, कोई कुछ बोल रहा है तो हल्ला करेंगे। मतलब हम जो वहां पर भी कुछ करना चाह रहे हैं वो फुलफिल हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पर प्राइमरी लेवल का जो अरेंजमेंट है वही ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बॉन्ड बनाने की तो बात ही दूर है, खुद में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई ठीक से यहाँ पर अरेंज रहेंगे ही नहीं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एटम, मतलब देख रहे हो इनको भी बहुत मैनेजमेंट का आइडिया है, इन्हीं से तो हम सीखे हैं मैनेजमेंट कि मॉलिक्यूल्स जितने भी मटेरियल है वो कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं। उसका एग्जांपल हमको यहां भी देखने को मिल रहा है। सेंट्रल एटम खुद से कितनी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन को, ताकि अच्छे से वहां अरेंज किया जा सके। नेक्स्ट, अब यह है वो टॉपिक जिसका अंजलि ने क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मेशन ऑफ sp sp2 और sp3। हम अभी 3 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी 3 पे ही काम करना है। क्योंकि डी का जो बनना होता है ना, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, उसको हम लोग आगे चल के कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अलग से पढ़ लेते हैं। फिलहाल हमको सिर्फ 3 पे फोकस करना है, एस, sp और sp3। अब देखो एस, sp और sp3 कैसे बनने वाला है, ये पहले बताओ। अगर एक एस और एक पी पार्टिसिपेट करेंगे तो एस का कैसा होता है, फर्स्ट बात कर लेते हैं एस का। तो एस होता है क्या, सर्कुलर। सबसे पहले बनाते हैं एस, तो ये हो जाएगा एस का ऑर्बिटल। ठीक, दूसरा क्या बनाते हैं, पी का, तो ये हो जाएगा पी का। ये दोनों को हम क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, एक हो गया एस का, दूसरा क्या हो जाएगा, पी का। जब दोनों को दोनों मिलेंगे तो एक तरीके से ये समझ लो कि इन दोनों को ऐसे करके हम लोग काट दिए, इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, एक तरीके से सेट बना दिए। और एक तरह जब सेट बनाएंगे तो देखना इनका क्या बचने वाला है, ओवरलैपिंग करा दिए, समझ लो क्या करा दिए, इसका ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।
ये ऊपर का पार्ट दोनों में क्या रहेगा, कॉमन। मतलब ये समझ लो जो कॉमन है वो बचेगा, जो इन दोनों में कॉमन है बस वो बचेगा, बाकी खत्म। इसको अगर मैं इसके ऊपर ला करके रखूंगा तो क्या कॉमन बचेगा, इतना ही कॉमन बचेगा ना। ये देख लो क्या बचा कॉमन, दिखाओ। अलग कलर करूं इसको, जितना कॉमन है बस वो रह जाएगा, क्योंकि बाकी जो दोनों में नहीं है उसको हटा दो। ये है ओवरलैपिंग या मिक्सिंग बोल सकते हो। एक मिनट ना, कलर अलग कर रहा हूं ताकि अच्छे से वहां पर दिखाते बन जाए। ये देखो, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये समझ लो बस उतना ही बच गया। समझ आया, जो दोनों का कॉमन पार्ट है उतना बच जाएगा, बाकी को हटा दो। अब वो एंगुलर भी हो गया और थोड़ा सा डायरेक्शनल भी हो गया। ठीक, तो ये है एस और ये क्या है पी, और अब ये जो बना है ये क्या कहलाएगा, एस पी। तो कितना पार्टिसिपेट किए हैं, 2 लोग। कितने लोग पार्टिसिपेट किए, 2 लोग। तो हम, अरे यार अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा रुकना, इसको अच्छे से बना रहा हूं मैं। नहीं, पहले एक को तो अच्छे से बना लेता हूं ना। चलो ठीक है, ये हो गया। कितने बनेंगे अब नए, 2 बनेंगे, तो ये देखो दोनों बन गए। समझ आया, और ये दोनों का नाम अब क्या कहलाएगा, एस पी। ये था एस और ये क्या था, वाह, ये तो गजब क्वेश्चन पूछ दी, 2 क्यों बन रहा है। कौन पूछा 2 क्यों बनेगा करके। ये क्या है, एस पी, ये क्या है, एस पी। भाई 2 पार्टिसिपेट के तो 2 तो बनेंगे ना। 2 लोग पार्टिसिपेट इसलिए किए क्योंकि दोनों का भला हो जाए। 2 लोग जो है पार्टिसिपेट किए, एक एस और एक पी, तो कितना बनेगा, 2 ही तो बनेगा। एस को भी तो अपना मिलेगा ना, पी को भी तो अपना मिलेगा। तो अपना जो नया मिला, ये देखो दोनों को दोनों मिल गया, ये भी एस पी ये भी एस पी। जितना पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने क्या बोला था कि 4 कमरे अगर मिल के नए बनेंगे तो कितने कमरे बनेंगे, 4। बस फर्क क्या रहेगा, वो सब सिमिलर हो जाएंगे। दिख रहा है, ये सर्कुलर था और ये क्या था, डम्बल। और जब 2 नया बना, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। बात समझ आएगी नहीं। नेक्स्ट, अब दूसरा, सेकंड क्या बनेगा, sp2। sp2 जब बनेगा तो sp2 में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, एक करेगा s का और 2 क्या करेगा, p का। ये p है। एक s और 2 p, ये हो जाएगा s, ये हो गया p और ये हो गया p। अब ये तीनों जब आपस में कंबाइन होंगे, तो जब तीनों कंबाइन होंगे तो फिर से क्या बना लेंगे, sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो कैसा होगा, वो भी कहीं ना कहीं इसी के ही जैसा होगा, क्योंकि नीचे का पार्ट तो ऑलमोस्ट कट जाएगा। तो लगभग लगभग सेम ही बनेगा, आप मान के चलना, ऐसा ही दिखेगा। ये ठीक, लेकिन कितना सारा बनेगा ये, कितना सारा बनेगा ये, 3 बनेगा। तो ये देखो 3 बन गया। समझ आया, और इन सब का नाम क्या हो जाएगा, इन सब का नाम होगा sp2। sp2, sp2 सबका सेम नेम हो गया। हाँ, पी का छोटा वर्जन, ये देखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा एंगल कवर करेगा, देखने में ऐसा लग रहा है, इसीलिए वर्डिंग जो लिखा है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि डायग्राम में हर चीजों को मतलब आप समझ पाओ वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एंगल बढ़ेगा क्योंकि एस यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ना, तो एस की वजह से थोड़ा सा इसका ज्यादा एंगल कवर करने का रेंज बढ़ जाएगा। पहले मान लो सिर्फ 90 डिग्री में कवर कर पा रहा था, थोड़े से और एंगल पे भी ये कवर कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब हम देखते sp3। sp3
sp3 क्या हो जाएगा, एक s, ये हो जाएगा एक s3p। कौन तकलीफ दे दिया इसको बेचारे को। ये हो जाएगा एक p, ये ले आए दूसरा p, और ये थर्ड। अब इस बार 3p आपस में क्या करेंगे, यहां पर s के साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर क्या बनने वाला है, ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा। तो मैं सेम को यहां पर लेके चलता हूं, कोई भी एक को। बस थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, p का ज्यादा डोमिनेंस है ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं, दिखाने के लिए वैसा ही रहेगा। ये मान लो थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको, दिखने में सेम ही रहेगा। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3 sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ठीक है, अब ये दो तो अलग अलग अपने को दिखाने के लिए ठीक हो गए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराना है तो ये सब के सब क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये दोनों को दोनों मिल करके दो सेपरेट हम दिखाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं रहते हैं। एक्चुअल में कैसे रहते हैं, ये साथ में रहते हैं। एक्चुअल में ये साथ में रहेंगे, तो जब साथ में रहेंगे तो फिर कैसे रहेंगे, देखना। दो ही ऑर्बिटल है, तो बताओ दो ऑर्बिटल को हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छे तरीके से अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है कि इसको उठा के इसके साथ दोनों को ऐसे एक साथ लीनियर कर देंगे। इन दोनों को रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये हो गया, और इसका ये जो छोटा सा दिख रहा है उसको मैं यहां पर बना देता हूं, ये। अब अगर मैं डायरेक्टली इसको बनाता ना तो सर ये क्या है बोलते आप लोग, ये क्या है दोनों, ये वाला जो ये टाई टाइप का जो दिख रहा है ये कहां से आया, छोटा छोटा गोलू गोलू करके। तो उसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला ऑर्बिटल तो समझ आ गया, बड़ा वाला जो गोला है, लेकिन छोटा वाला गोला कहां से आया, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कि नहीं आता आप लोग माइंड में। तो इसलिए मैंने बताया कि ये जो छोटा गोलू दिख रहा है ना, ये वो वाला है। ठीक, और इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा, इसका sp और इसका भी क्या हो जाएगा, sp। और ये है देखो यूनिफॉर्म दो ऑर्बिटल, दोनों में कहीं भी मेहमान आए कहीं भी बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर अब इसको भी वैसे ही बनाना है। तो 3 है तो कैसे अरेंज होंगे, ये 3 का जो सबसे बेस्ट जियोमेट्री हो सकता है वो क्या होगा बताओ। हाँ, देखना इतना में तो आ जाएगा क्या। तो अपन यहां कर लेते हैं, ऊपर में बना देते हैं एक, फिर ठीक है, और बाकी ये, हाँ देखना भाई किसी का नाम गोलू होगा तो बुरा मत मानना। ये हो गया क्या नाम लिखे अब इसमें, सभी का सभी हो जाएगा क्या, sp2 sp2, और ये हो जाएगा, समझ आया। तो ये ऑर्बिटल पहले अपने आप को खुद से ऐसा अरेंज कर लेते हैं, इसीलिए जब मॉलिक्यूल बनेगा, अब मान लो ये सेंट्रल एटम ने अपने आप को ऐसे तैयार कर लिया है, सेंट्रल एटम ने अपने आप को ऐसे तैयार कर लिया है। लेट सपोज ये किसका है, बेरिलियम का है, किसका है ये, बेरिलियम का है, ये बेरिलियम का है। अब सोचो इसके दोनों ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आ गया, 2 क्लोरीन आ गया। एक क्लोरीन को यहां बैठा देंगे, एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को यहां बैठा देंगे, और ये क्या बन जाएगा, BCl2। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लीनियर। क्यों बना लीनियर, ये देखो ऐसा अरेंज है, इसलिए समझ आ रहा है। ये है लीनियर शेप का मतलब। मान लेते हैं ये क्या है, बोरॉन है, किसका है ये, बोरॉन। बोरॉन के पास कितने 3 ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देखो 3 ऑर्बिटल उसके पहले ऐसे अरेंज हो जाएंगे, जो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना पहले ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और बाकी 3 क्लोरीन आएगा उसका अपने इस तरह शेयरिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे पता है,
एक क्लोरीन आएगा, उसके साथ यहां ऐसा ओवरलैपिंग होगा, एक और क्लोरीन के साथ में ऐसे ओवरलैपिंग होगा, एक और के साथ ऐसे ओवरलैपिंग होगा। अब देखो ये कैसे अरेंज हो गए हैं आपस में, ये ट्राइगोनल प्लेनर में, समझ आ रहा है। फिलहाल हम लोग कभी ओवरलैपिंग नहीं किए हैं, मतलब दूसरा जो एटम है अभी वो नहीं आया है, अभी दूसरे मेहमान नहीं आए हैं, अभी मेहमान अभी नहीं आए हैं। मेहमान को बुलाने के लिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होता है, ओवरलैपिंग। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहां चार को अरेंज करना पड़ेगा, तो चार कैसे अरेंज होंगे सबसे अच्छे तरीके से, टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर देते हैं, एक ऊपर और बाकी तीनों को कहां कर देंगे, नीचे कर देंगे। ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। सबका नाम क्या हो जाएगा, sp3, ये भी हो जाएगा sp3 और ये हो जाएगा sp3। तो ये है भाई sp3 का स्ट्रक्चर डायग्राम। पहले देखो कैसे थे और अब ये कैसे हो गए, ठीक है ना, सब यूनिफॉर्म हो गए, और पहले एकदम अलग थे, अब ये सब यूनिफॉर्म हो गए। कोई दिक्कत समझने में कहीं? ठीक, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। भाई ये हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे, अभी तक तो बस इतना समझे ना कि क्या होता है, कैसे होता है। अब इस ये क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें आगे का जो टॉपिक है एप्लीकेशन वाला पार्ट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो हाइब्रिडेशन को कहां कहां हेल्प करता है। पहला, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हम इसमें ये जान पाएंगे आगे चल के, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें डी का कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सिर्फ डी के लिए है, ये स्पेसिफिक टॉपिक है ये। अगला हम देखेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में करते हैं, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना बाय डिफॉल्ट तो गैसियस के लिए पढ़ रहे हैं अभी तक के, लेकिन कुछ अगर सॉलिड स्टेट में भी अपने आप को अरेंज करते हैं तो उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होने वाला है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से देखेंगे उसको। हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम देखेंगे कि बॉन्ड एंगल का क्या रोल रहता है, बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसका क्या हाल चल होने वाला है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, उसका ऑर्बिटल जो है किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो हम देखने वाले हैं। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखेंगे कि एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, जो हमने एक वैलेंसी में भी देखा था, याद होगा। जैसे देखते थे कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट कहीं पर चार से ज्यादा बनाता हुआ दिख रहा है मतलब वो होगा ही नहीं, है ना। तो वैसे ही थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 5 एप्लीकेशन हमको देखना है। और फिलहाल तो अब जो है आप लोगों को टाइम हो चुका है, तो मैं रुकूंगा नहीं आप लोगों को। हाँ, ऑड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, ऑड मतलब ऑड बचेगा वैलेंस सेल में तो।